हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए सबसे बड़ी खबर जो आज ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आज ही प्रकाशित किया गया है स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका। जिन लोगों ने भी 28 फरवरी 2021 ईस्वी को इस पोस्ट के लिए पीटी का एग्ज़ाम दिया था और वो सफल हुए थे इस पीटी के एग्ज़ाम में, अब उनके सामने ये बात थी कि आखिर मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। ये इस पोस्ट के लिए मेंस का एग्ज़ाम जो होना है वो कब होगा, क्या उसके लिए कोई फिर से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि हाँ फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी थे जिन्होंने बोला था कि नहीं, कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस संदर्भ में विभाग ने आज एक नोटिस जारी किया है जिसमें विभाग ने ये क्लियर कर दिया कि हाँ दोस्तों, आपको फॉर्म भरना है। जी हाँ, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। और आयोग ने आवेदन करने की तिथि को भी यहाँ साफ साफ स्पष्ट किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि स्टूडेंट्स 3/8/2021, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 3/8/2021 है और आज ही विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और सबसे पहले आपको इसकी सूचना आपके इस चैनल स्टडी विद एहसान पर दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आगे भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क यानी कि पेमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 22/8/2021। जी हाँ दोस्तों, 22/8/2021 इसी महीने के 22 तारीख तक आपको परीक्षा शुल्क जमा कर देना है। अब क्या है परीक्षा शुल्क, किस विद्यार्थी को, किस कैटेगरी के विद्यार्थी को कितना परीक्षा शुल्क जमा करना है, इसके लिए आगे हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखें कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो विभाग ने यहाँ पर ये निर्धारित की है वो है 23/8/2021। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने के 23 तारीख तक जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं पीटी की परीक्षा में और उन्हें मेंस के लिए आवेदन करना है, वो 23/8/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने की जो तिथि है वो 22/8/2021 ही है दोस्तों। जैसा कि पीटी के आवेदन में भी आपने देखा था कि पहले हम लोगों को पेमेंट करना पड़ा था और उसके बाद ही फॉर्म का जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई थी। इसमें भी विभाग ने कुछ वैसा ही रखा है कि पहले आपको 22/8 तक अपना पेमेंट कर देना है और उसके बाद 23 तारीख तक रात के 11:59 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब इस नोटिस में और क्या है, चलिए हम लोग डिटेल से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ध्यान से देखें। मैं आपके सामने एक एक बात पूरी ये स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंस की परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे, और वैसे ही आप देख रहे हैं कि विभाग द्वारा प्रकाशित इस चिट्ठी में लिखा गया है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि बेसिक डिटेल्स यथार्थ नाम, पिता पति का नाम, फोटो, लिंग, कोटि, जन्मतिथि, अस्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस दफ़ा आपको जो फॉर्म भरना है तो उस फॉर्म में कुछ डिटेल्स जिसका कि मैंने अभी नाम लिया कि जैसे आपका जो नाम है, पिता पति का नाम, फ़ोटो, लिंग, कोटि, जन्मतिथि और इस तरह की जो भी मैंने आपको अभी बताया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वो जो आपने पीटी के लिए आवेदन करने समय जो भी फिल कर दिया था वो वैसे ही रहेगा। दूसरा जो विभाग ने दूसरा पॉइंट आपके सामने रखा है वो है आरक्षण। आरक्षण में क्या है दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से किसी ने किसी आरक्षण के लिए क्लेम किया है और जिस कोटि में भी वो क्लेम किया है उसमें कोई परिवर्तन, किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आप उस कोटि को चेंज करना चाहते हैं, किसी और प्रकार से आरक्षण लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए फिर आगे ये पॉइंट नंबर 3 बिंदु 3 में विभाग क्या दर्शा रहा है वो भी देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा यानी कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होना है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में उर्दू व्याकरण
उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन तथा द्वितीय पत्र अनुवाद संबंधी, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन संबंधित है। प्रत्येक पत्र के लिए समय अवधि 3 घंटे होगी, यानी कि पहला परीक्षा भी 3 घंटे का और दूसरा भी 3 घंटे का, यानी कि 6 घंटे के आपके एग्जामिनेशन होंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब जो भी सिलेबस है स्टूडेंट्स आप उसे ध्यान से देख लें क्या सिलेबस है। तो प्रथम पत्र कुल अंक 100, प्रथम पत्र कुल अंक 100। इसमें आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? उर्दू व्याकरण। उर्दू व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? सर्फ़ नहव, वाहिद जमा, तज़किर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे और ज़रबुल मिस्ल। उसके बाद फिर उर्दू में संक्षेपण और निबंध लेखन या पत्र लेखन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। दूसरा पर्चा, दूसरा पत्र जो आपका होगा स्टूडेंट्स वो भी 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपको हिंदी से उर्दू अनुवाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद, अंग्रेज़ी से उर्दू अनुवाद और फिर अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद, और ये सारे क्वेश्चंस मिला के आपके 100 मार्क्स के होंगे स्टूडेंट्स। ये एग्ज़ाम भी आपको उसी दिन देना होगा और ये भी एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। चलिए उसके बाद फिर क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो क्या होंगे, विभाग ने क्या तय किया है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, 2374 और फिर दिनांक 16/6/2007, दिनांक 16/6/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि न्यूनतम इतना मार्क्स आपको, कम से कम इतना मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आपको सफल समझा जाएगा। जो जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 40% अंक सिक्योर करना पड़ेगा, अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5%, और आप अति पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34%, और स्टूडेंट्स अगर आप अनुसूचित जनजाति या जनजाति से आते हैं तो आपको 32%, महिला चाहे वो किसी भी वर्ग की हों उन्हें 32%, और दिव्यांग में भी सारे वर्ग उन्हें भी 32% अंक सिक्योर करने होंगे, तभी आपको सफल घोषित किया जाएगा, सफल विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। फिर देखिए यहाँ एक नोट जो विभाग के द्वारा दिया गया है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 784, दिनांक 19/7/2019 के आलोक में 100 अंकों के 2 अलग अलग पत्रों प्रथम एवं द्वितीय के योगफल के आधार पर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, योगफल के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित होगी, यानी कि आपका जो 2 पेपर होगा 200 मार्क्स का, उस 200 मार्क्स में आप कितने नंबर लाते हैं उसके आधार पर आपकी सूची तैयार की जाएगी, और ये नहीं कि आपका किसी 100 नंबर पे ये तैयार किया जाएगा, 200 में आप जितना लाते हैं वो माने रखता है। तो चलिए परीक्षा शुल्क पर भी एक नज़र डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। परीक्षा शुल्क सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 750 रुपये जमा करने हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, यस अगर आप अनुसूचित जाति हैं और बिहार में नहीं रह रहे हैं, आपका आवासीय प्रमाण पत्र बिहार के बाहर का है, तो आपको फिर 750 ही देने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको केवल 200 रुपये देने हैं। उसके बाद फिर आपका बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हों उन्हें 750 रुपये परीक्षा शुल्क देने हैं। फिर आपका सभी श्रेणी के दिव्यांगियों के लिए चाहे वो अनुसूचित जाति हों, जनजाति के समान हों, उन्हें 200 रुपये देने हैं। और लास्ट आपका जो है राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो हैं वो आपको 200 रुपये ही परीक्षा शुल्क जमा करना है। तो चलिए ये तो परीक्षा शुल्क की बात हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद और क्या लिखा है विभाग ने वो भी हम लोग देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने के समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा। यस, ये जो 750 या 200 जो भी आपको पे करना है, जमा करना है, उस पर बैंक द्वारा जो भी प्रोसेसिंग या सर्विस टैक्स आपको लगाया जाएगा, प्रोसेसिंग चार्ज लगाया जाएगा, वो सब कुछ एक्स्ट्रा जो भी बनकर आएगा वो आपको जमा करना है। यानी कि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आदि से जमा किए जाने पर संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अलग से देय होगा, यानी कि कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। चलिए अब उसके बाद आप देखते हैं अभ्यर्थी लॉगिन
करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 3/8/2021 से 22/8/2021 तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा मांगे जाने पर समर्पित करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आप जो भी परीक्षा शुल्क जमा करते हैं उसका एक ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट होगा वहाँ पर, और वो आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है ताकि फिर कभी भविष्य में जब उसे मांगा जाए तो आप उसे जमा कर सकें। चलिए अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा एवं अहस्तांतरणीय होगा, यानी कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है और ये आप एक बार जमा कर देंगे तो आपको किसी भी सूरत में किसी भी हालत में वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट, जो कि आपका वेबसाइट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, 3/8/2021 से 23/8/2021 तक और 12 बजे रात से पहले तक ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। और ये बात तो मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बता दी, आप ये डेट याद रखेंगे। और फिर 6th पॉइंट में आपका गिवन है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नहीं भरा जाएगा, उनका अभ्यर्थित्व स्वतः रद्द माना जाएगा, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि वैसे लोग जो मेंस एग्ज़ाम के लिए मुख्य परीक्षा के लिए फार्म नहीं भरते हैं उन्हें आगे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए पॉइंट नंबर 7 पे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात सबमिट करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर ये सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने देने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा। यस स्टूडेंट, जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उन्हें आप ध्यानपूर्वक से चेक कर लेंगे। एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो फिर उसमें कोई भी बदलाव या कोई भी सुधार नहीं किया जा सकेगा। चलिए अब उसके बाद फिर स्टूडेंट्स क्या इस आयोग कह रहे हैं, आप देखिए, अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने के पूर्व प्रीव्यू देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो एडिट ऑप्शन में आवश्यक सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आप पहले प्रीव्यू को देख लीजिएगा और बहुत ध्यान से, और अगर कोई गलती नहीं है तो आप आगे जाइएगा। अगर कुछ आपको पहले से एडिट करना है, एडिट करने की ज़रूरत आप देखते हैं तो आप एडिट कर लें, तब जाकर सबमिट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में भावी संवाद के लिए इसे उपयोग किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी कि आपको जो भी मोबाइल नंबर डालना है वो सही मोबाइल नंबर डालना है ताकि उसका प्रयोग आप भी कर सकें और आयोग भी कर सके। फिर पॉइंट नंबर 4 में, भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर होना आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसे अपने पास रख लेंगे। उसके बाद देखिए, किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट, द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। फिर किसी भी हालत में इसका कोई डुप्लीकेट अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट में आपका क्या है, किसी प्रकार की पैरवी करने या करवाने अथवा अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर ये अवैध कोई काम नहीं करना है, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। चलिए फिर उसके बाद 8 महत्वपूर्ण निर्देश में आपका क्या है, कदाचार करने, गलत आचरण अपनाने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में उन्हें वंचित किया जा सकता है तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है। कदाचार, गलत आचरण के अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल हैं। यानी कि किसी भी तरह का कदाचार या कोई अवैध कार्य अगर आप करते हैं तो आपको न कि सिर्फ इस परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, बल्कि आप विभाग द्वारा आयोजित भविष्य में किसी और परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो किसी तरह का अवैध कार्य ना करें और
कुछ सूची विभाग द्वारा दी गई है। आप इस सूची को देख सकते हैं कि इस तरह का कोई कार्य आपको नहीं करना है। तो चलिए, अगर इस सूची को मैं आपको पढ़कर सुनाने लगूं तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं। तो नोट में यहाँ क्या विभाग ने लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है। उम्मीदवारों की अर्हता आवेदन पत्रों को स्वीकार और स्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन या निर्धारण, परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी या मान्य होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये आयोग अपना एक नोट आप लोगों को कह रहा है कि जो भी वो फैसला लेता है, या चाहे वो किसी परीक्षा केंद्र का निर्धारित करना हो या किसी प्रकार की सूची का बनाना हो, जो भी वो बनाता है वो फाइनल होगा। इस पर फिर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी ये पत्र लिखकर उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त करना चाहता हो तो वो नहीं कर पाएगा। फिर पॉइंट नंबर 9 में स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में सन्निहित स्टेप्स निम्नवत हैं। यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको है। तो स्टेप 1 में है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु संबंधित पोर्टल पर अपना प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करेंगे। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वे सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। शेष जानकारी यथावत रहेगा, यानी कि जो आपने पहले फिल कर दिया है वही रहेगा। सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज करने की अनुमति दी गई है। उसके अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का बटन क्लिक करेंगे, जिसके बाद उन्हें भुगतान करने की हेतु राशि दिखाई जाएगी। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट बटन पर क्लिक करके भुगतान करना है। यानी कि अगर आपको मोबाइल और ईमेल आईडी चेंज करना है तो उसको चेंज करने के बाद फिर आप पेमेंट करने के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आप पहले पेमेंट करेंगे। स्टेप 3 में स्टूडेंट्स आपको क्या होगा कि भुगतान के पश्चात पेमेंट रिसिप्ट एवं एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लेंगे। यस स्टूडेंट्स, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो रिसिप्ट को अपने पास सुरक्षित रखना है। उसके बाद आपका जो घोषणा है, जो 12 नंबर में है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण को पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। मैं ये भी जानता या जानती हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी तरफ से एक घोषणा होगी स्टूडेंट्स, जो हर अभ्यर्थी को करना है, हर कैंडिडेट को करना है। और फिर लास्ट में आयोग द्वारा क्या दिया गया है, देखिए, आवेदन जमा करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 3/8/2021 से 23/8/2021 की रात्रि 11:59 तक निर्धारित है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने का कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो भी प्रिंट आउट आपका निकलेगा उसे आपको विभाग को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो विभाग द्वारा आज ही जारी किया गया है और सबसे पहले आपकी सेवा में आपके अपने इस चैनल पर इसे अपलोड किया गया, दिखाया गया। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो था ये। तो स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो सबसे पहले आपको आपके अपने इस चैनल पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई यूज़फुल नोटिसेस या जो भी आपको इसके संदर्भ में जो भी सूचना आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाएगी सबसे पहले आपके लिए मैं हाजिर रहूँगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।